ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर के एक बहुत ही फेमस कॉलेज में आराधना नाम की लड़की हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रही थी। उन दिनों कॉलेज में सीनियर्स द्वारा जूनियर्स की रैगिंग करना बड़ी आम बात हुआ करती थी। कभी कभी तो स्टूडेंट्स अपने ही क्लास के कमजोर बच्चों को भी बुली करते थे। अब इसी बीच एक दिन जब आराधना के कॉलेज की छुट्टी हुई तो ये देखती है कि इनके कॉरिडोर के गर्ल्स हॉस्टल के पास जो इनके बैच की लड़कियां थी ना, वो इकट्ठा हो रखी है। जब आराधना वहां पहुंची तो इन्होंने पाया कि कुछ लड़कियों ने इनके ही बैच के मीता नाम की लड़की को टॉयलेट में बंद कर रखा है। आराधना ने इसका विरोध किया पर कोई भी टॉयलेट का गेट खोलने के लिए रेडी नहीं हुआ। जब इसने जाके खोलना चाहा तब वो बाकी लड़कियां आके इसका रास्ता रोक देती है। अब ये देखकर आराधना एकदम गुस्से में वहां से सीधा जाती है अपने टीचर के ऑफिस में कंप्लेन करने। कुछ देर के बाद आराधना अपने टीचर को लेके उसी टॉयलेट के पास पहुंचती है और फिर जो हुआ ना भाई, मतलब ये पूरी घटना पढ़ने के बाद मेरे शरीर में एकदम सिहरन उठ गई। कभी कभी मरून फाइल्स पर ऐसे किस्से आते हैं जिसे नरेट करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है और आज की घटना उन्हीं में से एक है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपने क्या फील किया जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस देने वाली है, सच बता रहा हूं। फिलहाल आप वीडियो में लिप्सा द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और जिस आराधना नाम की लड़की की ये घटना है ना, वो लिप्सा की बुआ जी है। अब ये जो घटना है ना, ये 1976 से 1979 के बीच की है। आराधना ओडिशा के बारीपाड़ा की रहने वाली थी और उस टाइम पर ऐसा माहौल था कि भाई लड़के ने 12th पास किया, उसकी तुरंत शादी कर दो। पर यहाँ आराधना के भाइयों ने उसे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, तू अपनी आगे की पढ़ाई कर। और इसी चक्कर में इनका एडमिशन ओडिशा के एक बहुत ही फेमस कॉलेज में हो जाता है। पर मसला ये था कि जब तक इन्होंने एडमिशन लिया उस कॉलेज के हॉस्टल की पूरी सीट भर चुकी थी। अब मजबूरी में आराधना को अपनी दो दोस्तों के साथ वो कमरा शेयर करना पड़ रहा था और उनका वो कमरा भुवनेश्वर के रसूलपुर एरिया में था। अब देखो, उस टाइम पर ये फोन वगैरह तो बहुत ज्यादा होते नहीं थे। किसी किसी के घर में लैंडलाइन लगा होता था और उसी पे आसपास के कॉलोनी वाले आकर बात किया करते। आई एम श्योर जो 90s में बॉर्न हुए हैं और छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये सीन देखा होगा कि भाई एक घर में फोन है और कॉलोनी के सारे लोग आके उससे ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आराधना का बारीपाड़ा वाला घर था, इनके घर के जस्ट बाजू में इनके बड़े पापा का घर है और इन बड़े पापा के घर में लैंडलाइन फोन था। इनफैक्ट आराधना के कॉलेज में भी इन्हीं बड़े पापा के फोन का नंबर दिया गया था। लिप्सा लिखती है कि उस टाइम पर ऐसे हाल चाल के लिए बुआ लेटर्स लिखा करती थी घर पे, और अगर कोई इमरजेंसी हुई तो बड़े पापा के घर जो लैंडलाइन लगा है उस पर कॉल कर लिया करती। अब होता यह है कि आराधना भुवनेश्वर में रह के ग्रेजुएशन कर रही है, ये ना बहुत सारे रिलेटिव्स को चुभ रही थी बात, जिसकी वजह से इनके घर का माहौल अच्छा नहीं था। इसलिए जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी कुछ होती थी तभी आराधना अपने बड़े पापा को कॉल करती, वरना लेटर्स लिख के ही काम चलाती थी। अब यहाँ पैरेलली ये भी हो रहा था कि आराधना जिन दोस्तों के साथ कमरे में शिफ्ट हुई थी, इनकी ना उनसे बन नहीं रही थी। वो दोनों दोस्त आपस में झगड़ा करते रहते और वहां का भी माहौल बहुत ही खराब रहता था। एक तो वो लोग दूसरे डिपार्टमेंट के भी थे, तो इनके पीछे कम्युनिकेशन गैप भी डेवलप हो रखा था। आराधना यहाँ मनी मन डिसाइड करती है कि भाई मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मुझे दूसरा कमरा चाहिए। अब मैंने बताया था कि इनके घर का माहौल खराब है, लोग नहीं चाहते हैं कि आराधना जाके ऐसे बाहर पढ़ाई करे। तो इन्होंने सोचा कि यार मैं ना घर पे ये बात नहीं बताऊंगी कि मुझे कमरा चेंज करना है, मैं अपने दोस्तों की मदद से या खुद एक दूसरा कमरा ढूंढ लूंगी और वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगी। अब आराधना यहाँ डिसाइड करती है कि भाई मैं अपने डिपार्टमेंट के दोस्तों से जाके मदद मांगूंगी। ये उनको बोलती हैं जाके कि यार देख लो, अगर किसी के पास कोई रूम वूम खाली है तो मुझे रख लो। पर यहाँ पर ना उसके सारे दोस्त समझाते हैं आराधना को कि देखो अभी तू नई नई उधर गई है, उनके साथ रह रही है, थोड़ा सा टाइम दे, ऐसे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और आराधना भी बोलती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अपने दोस्तों के समझाने पर ये मान गई। अब धीरे धीरे ऐसे ही टाइम निकलता है, पहला साल खत्म होता है, दूसरा साल खत्म होता है और आराधना वैसे ही घुट घुट के अपने उन दो दोस्तों के साथ रह रही थी। पर जब 3rd ईयर आया तब इसने पूरा मन बना लिया था कि भाई अब मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे दूसरा कमरा चाहिए ही चाहिए। इस टाइम पर आराधना उन दोनों की लड़ाई और टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से एकदम चिड़चिड़ी हो चुकी थी। इसने मन बना लिया था कि भाई कॉलेज का आखिरी साल मैं ऐसे नहीं बिता सकती। और यहीं पर एंट्री होती है मीता की। देखो, मीता आराधना की ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की है जो कि असम की रहने वाली है। आराधना अपनी भतीजी लिप्सा को बताती हैं, जिन्होंने मुझे ईमेल भेजा है, वो बताती हैं कि जो मीता लड़की थी ना, ये बहुत चुप चुप रहती थी। क्लास में इसका एक भी दोस्त नहीं था। ये हर दिन क्लास के अंदर आती और एक बेंच पर जाके कोने में बैठ जाती। अभी गौर करने वाली बात यह है कि उस टाइम पर कॉलेज के अंदर कोई भी ड्रेस कोड नहीं था, सारे बच्चे अपना कैजुअल कपड़ा पहन के आते थे। पर जो मीता लड़की थी
ये अक्सर ब्लैक सलवार कुर्ता और अपने सर के ऊपर एक ब्लैक चुन्नी रख के आती। इनफैक्ट जब वो किसी दूसरे कलर का भी सलवार सूट पहन के आती तब भी उसके सर पर ब्लैक चुन्नी रहती थी। ना तो मीता से कोई बात करता था, ना ही उसके पास कोई बैठता था, ना ही उसे कोई टच करता, कुछ नहीं। एकदम उसका जीरो इंटरेक्शन था क्लास के बच्चों से। पर यहाँ आराधना ना जब भी मीता को देखती तो इसे बहुत दया आती कि यार ऐसे अकेले बैठी रहती। तो इसका बस उससे हाय हेलो तक कनेक्शन था कि हाय कर देती, कभी कैसे हो, ठीक हो, हाल चाल पूछ लिया, बस इतना ही। अब मीता के बारे में सबको बस इतना ही पता था कि भाई वो यहाँ पर अपने घर में रहती है, उसका अपना खुद का घर है बड़ा सा और वहीं पर वो अकेले रहती है। पर चूंकि इसका किसी से भी इंटरेक्शन नहीं होता था और इसी चक्कर में ना मीता किसी के घर जाती ना अपने घर बुलाती थी किसी को। अभी मीता के बारे में ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि भाई मीता में गड़बड़ी है, सब ऐसा लग रहा है ना। अभी सुनते जो आगे आगे क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पर रैगिंग बहुत प्रोमिनेंटली होती थी। इनफैक्ट क्लास के बच्चे अपने ही क्लास के दूसरे जो कमज़ोर बच्चे होते थे उनकी रैगिंग करते थे। तो यहाँ पर मीता को भी बहुत बुली किया जाता था। अक्सर क्लास के बच्चे उसको चुड़ैल चुड़ैल बोल के चिढ़ाने लगते क्योंकि वो ऐसे पूरा काला पहन के आती थी। और ना जब भी क्लास के बच्चों को मौका मिलता वो मीता का टीचर के सामने बहुत मजाक उड़ाते। पर ये सब चीजें आराधना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बहुत बार मना करती अपने दोस्तों को कि यार क्यों परेशान करते हो तुम लोग उसको। अब इसी तरह एक दिन जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो आराधना देखती है कि इसके कॉरिडोर में जो गर्ल्स वॉशरूम है वहां पर इसके बैच की बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं। इनफैक्ट वहां पर 2-4 जूनियर लड़कियां भी खड़ी थी क्योंकि इस टाइम पर ये लोग 3rd ईयर में पहुंच चुके हैं, इनका फाइनल साल था। जब आराधना वहां टॉयलेट के पास पहुंची तब ये पाती हैं कि भाई इन लड़कियों ने मिलके मीता को टॉयलेट के अंदर बंद कर रखा है। आराधना ने बहुत डांटा और ये जाती है टॉयलेट खोलने के लिए पर सबने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। तब आराधना बोलती है कि मैं जा रही हूँ मैडम को बुला के लेके आने। ये सीधा अपने मैडम के ऑफिस में पहुंचती है और थोड़ी देर के बाद जब आराधना मैडम को लेके वापस आती हैं टॉयलेट के पास तो भाई ये लोग देखते हैं कि मीता टॉयलेट के बाहर निकली हुई है। सब लोग उसे घेर कर खड़े हैं और यहाँ पर मीता अपना कान पकड़ के एक लाइन बोल रही थी लगातार, मैं काली चुड़ैल हूँ, मैं काली चुड़ैल हूँ। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और मीता लगातार ये लाइन बोलते जा रही थी। जब टीचर वहाँ पहुंची तब उन्होंने सबको डांटा और इस टाइम पर मीता बिना कुछ रिएक्ट किए वहाँ से निकल के चली जाती है। आराधना बोलती है अपने बाकी दोस्तों से कि यार ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। अब ये टाइमलाइन समझना कि 3rd ईयर में आने के बावजूद भी मीता की इधर रैगिंग होते रहती थी अपने फेलो क्लासमेट से और यहाँ पर पैरेलली आराधना भी कमरा ढूंढ रही है। मीता के वहाँ से जाने के कुछ टाइम के बाद आराधना भी कॉलेज के बाहर निकलती है और अब कॉलेज के बाहर एक बस स्टॉप है जहाँ से उनको ट्रैकर पकड़ के रसूलपुर जाना था अपने पीजी में। आराधना यहाँ रोड के साइड पर खड़े होकर ट्रैकर का वेट कर रही थी और तभी इनकी नजर रोड की दूसरी साइड पर पड़ी। वहां सीमेंट का एक बेंच बना हुआ था जिसके ऊपर मीता बैठी हुई थी और वो ना लगातार एक टक नीचे ग्राउंड की तरफ देखे जा रही है। आराधना रोड पार करके चुपचाप मीता के पास पहुंचती है और वहीं बेंच पर उसके पास बैठ जाती है। जब ये आकर वहां बैठी तब भी मीता ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आराधना बोलती है कि यार सॉरी, मेरे दोस्तों की तरफ से तुमको लोग बहुत परेशान करते हैं, पर तुम भी तो किसी से बात नहीं करती, एकदम बिना ग्रूम किए ऐसे काले कपड़े में और काली चुन्नी डाल के आ जाती हो, तो इसलिए वो तुम्हें चुड़ैल चुड़ैल और ऐसे बोल के चिढ़ाते हैं। ये पूरा ग्रेजुएशन ईयर खत्म होने को आ रहा है और तुमने आज तक किसी से ढंग से बात भी नहीं किया। क्या कोई दिक्कत है तो तुम मुझे शेयर कर सकती हो, पढ़ाई में भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ ना प्लीज। अब इस पॉइंट पर भी मीता एकदम एक टक अपनी आंखें नीचे जमीन पर गड़ाए हुए और थोड़ी देर बाद अचानक से बोलती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। आराधना, तुम्हें ना ऐसे ईयर एंड पे कहीं रूम नहीं मिलेगा, तुम अभी उधर ही एडजस्ट कर लो। और ऐसा बोल के मीता चुपचाप उठकर वहां से चली गई। अब ये सारी चीजें आराधना की एक कॉलेज फ्रेंड निरुपमा खड़े होकर रोड के साइड से देख रही थी। वो भी घर जाने के लिए बस का वेट कर रही थी। जैसे ही मीता उठ के आराधना के पास से गई, निरुपमा दौड़ के इसके पास आती है और बोलती है कि आरू तू पागल हो गई है क्या? तो क्यों उससे बात कर रही है? उससे मुझे बहुत नेगेटिव एनर्जी फील होती है, प्लीज उससे दूर रहा कर। इस पर आराधना ने बोला कि तू पागल है क्या? मेरी बिट्ठू मेरे साथ है। यहाँ पर काली माता को उस एरिया में बिट्ठू बोला जाता है, मतलब जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी ईमेल के हिसाब से। अब मुझे कुछ नहीं होगा, अब वो कोई भूत प्रेत नहीं है यार, इंसान ही है। पर मुझे लगता है शायद थोड़ा उसका दिमाग खराब है, इसलिए ऐसे अकेले अकेले और थोड़े पागल टाइप बिहेव करती है।
यहाँ पर निरुपमा और आराधना के बीच कन्वर्सेशन होता है और इसके बाद ये दोनों अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। उस रात जब आराधना सो रही थी तब उसे अचानक याद आता है कि यार जो ये मीता लड़की है ये यहीं पास में वाणी विहार करके एक एरिया है, वहाँ पर अपने घर में रहती है अकेले। मुझे उससे मदद मांगनी चाहिए, वहाँ पर मुझे शायद रहने का ठिकाना मिल जाए। अब नेक्स्ट डे जब आराधना कॉलेज गई तो इसने देखा कि भाई आज मीता एब्सेंट है। अब उसके अगले दिन आराधना दोबारा कॉलेज आती है और इस दिन मीता भी क्लास के अंदर आती है और एज यूजुअल जाके कोने में अपने सीट पे बैठ जाती है। जब ब्रेक हुआ तब आराधना उसके पास जाकर बोलती है कि मीता, मैंने सुना है कि तुम अकेले रहती हो, तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाऊं क्या। मैं तुम्हें किराया भी दे दूंगी, उसकी टेंशन नहीं है, और हम दोनों ऐसे अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे, तुम्हारा भी मन लगेगा। अब इस पर मीता सिर्फ एक लाइन बोलती है कि मैं पूछ के बताऊंगी, और ये बोलने के बाद वहां से उठ के वो चली गई बाहर। अब जैसे ही मीता बाहर गई, आराधना की दो फ्रेंड निरुपमा और पूजा ये दोनों भाग के आते इसके पास और डांटने लगते कि तू पागल हो गई है क्या, वो चुड़ैल के साथ रहेगी, तेरा खून पी जाएगी पूरा, उसे विचक्राफ्ट आता है, तुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, दिमाग खराब हो गया तेरा एकदम। तब आराधना एकदम यहाँ चिढ़ के बोलती है तुम लोग क्या बात कर रही हो फालतू, विचक्राफ्ट कुछ नहीं होता, वो लड़की बस ऐसे बात नहीं करती तुम लोग से, तो तुम लोगों ने उसे चुड़ैल चुड़ैल बोलना स्टार्ट कर दिया। इस पर पूजा बीच में ही आराधना को रोक देती है कि भाई रुक, परसों का कांड याद है, टॉयलेट वाला जिसमें मीता को हम लोगों ने बंद कर दिया था, उस कांड का मास्टरमाइंड पता है कौन था? मोनालिसा और जयंती, इनके ही बैच के दो लड़कियां। कल से वो दोनों दिख नहीं रही हैं कॉलेज में। इस पर आराधना का दिमाग खनकता है, बोलती कि अरे हाँ यार, मैंने तो सर ध्यान ही नहीं दिया, क्या हो गया उनको, कहाँ पर है? इस पर पूजा बोलती है कि मोनालिसा को परसों से ही बहुत तेज फीवर है, और जो जयंती है उसका रोड एक्सीडेंट हो गया था कल, उसके सर में बहुत ज्यादा चोट आ रखी है। फिर निरुपमा बोलती है कि ये सब ना इसी मीता के कारण हुआ है, इसको काला जादू आता है और ना ये अपने साथ एक स्पिरिट को रखती है, उसी आत्मा से इसने सारा कांड करवाया है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है ना अभी? इस पर आराधना एकदम चिढ़ते हुए बोलती है तुम लोग क्या बात कर रही हो, कल तो मीता भी एब्सेंट थी, मोनालिसा जयंती भी नहीं आई थी क्लास, तो जब ये तीनों एब्सेंट हैं तो कैसे मीता इन्वॉल्व हो सकती है उनके केस में? अभी निरुपमा इस पर तुरंत रिएक्ट करती है कि आराधना एक बात बता, कल दिन क्या था? आराधना ने बोला कि फ्राइडे था। तब पूजा बोलती है कि कल अमावस्या की रात भी थी, और इस दिन जो ये जादू टोना करते हैं इनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो सारा कांड इसी मीता ने करवाया है। आराधना बोलती है कि यार तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो भाई, ऐसे रूम को लेकर मैं इतना टेंशन में हूँ। इस पर उसके दोनों दोस्त बोलते हैं कि ठीक है भाई तेरी मर्जी, हमारा काम तो समझाना, हमने समझा दिया। अब इस इंसिडेंट के ठीक 2 दिन के बाद आराधना क्लासरूम के अंदर बैठी हुई है, सब लोग वहीं बैठे होते इसके दोस्त, और इसी बीच अचानक मीता क्लास के अंदर घुसती है और एकदम कड़क आवाज में बोलती है आराधना को कि यार आराधना, मुझे ना तेरे से कुछ बात करनी है, क्लास खत्म होने के बाद वहीं बस स्टॉप पे मिलना। और ऐसा बोलने के बाद वो अपने सीट पे जाके बैठ गई। अब यहाँ सारे बच्चे क्लास के बहुत शॉक थे, मीता ने पहली बार किसी से ऐसे बात की थी। क्लास खत्म होने के बाद जब आराधना बाहर निकलने लगी तब इसके ही एक क्लासमेट सुहास ने बोला उससे कि यार तू सच में मीता के साथ रहने वाली है क्या? तब आराधना बोलती है कि यार देखती हूँ, मैंने उससे बोला तो था, और मीता ने जवाब दिया था कि मैं अपने घर में किसी से पूछ के बताऊंगी, तो अभी कुछ ऐसा फाइनल नहीं हुआ है। अब यहाँ से आराधना निकल के सीधा बस स्टैंड पे पहुंचती है। अब वहाँ पर मीता से इसकी बात हुई तो मीता ने बोला कि देखो मैंने सबसे परमिशन ले लिया है, तुम मेरे घर में रह सकती हो। अब ये सुनकर आराधना बहुत खुश हो गई, बोलती है कि कब से रहने चलूं? तुम अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं नेक्स्ट संडे अपना सामान वहां पे शिफ्ट कर लूंगी। तब यहाँ मीता बोलती है कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि ना मेरे घर के कुछ नियम है जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। आराधना बोलती है अरे मैं कुछ भी मानने को तैयार हूँ यार, मुझे बस वहां से निकलना है, तुम उसकी टेंशन मत लो। अब ठीक एज पर प्लान नेक्स्ट संडे को आराधना मीता के घर में शिफ्ट हो जाती है। अगले दिन सब लोग क्लास के अंदर बैठे हुए थे, तब आराधना और मीता एक साथ क्लासरूम में एंट्री लेती हैं और वो दोनों जाके एक साथ एक ही बेंच पर बैठ गई। ये देख के सब लोग एकदम शॉक कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मीता ने आज तक इससे बात नहीं किया ढंग से, और ये दोनों साथ में बैठ गए हैं। अब इस बीच जब लंच हुआ तो मीता उठ के चली गई बाहर खाना खाने के लिए। अब जैसे ही वो गई इसके सारे दोस्त आके आराधना के आसपास ऐसे झुंड में बैठ जाते, बोलते हैं कि तू उसके साथ रह रही है, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है क्या तुझे?
कैसा है उसका घर, कौन कौन रहता है। फिर इसमें सुहास बोला कि मैंने तो सुना है कि उसके घर में एक मेड काम करने के लिए आती है, पर वो कभी भी अपने मेड को अपने कमरे के अंदर झाड़ू लगाने नहीं देती। इनफैक्ट मैंने ये भी सुन रखा है कि वो मेड को अपने रूम के अंदर घुसने तक नहीं देती। और हाँ, देबू ने मुझे ये भी बताया था कि हर फ्राइडे को वो अपने मेड को छुट्टी पे भेज देती है। और जब अगले दिन सैटरडे को मेड आती है घर पे, तो मीता के रूम से उसे बहुत अजीब तरीके की स्मेल आती और उसके रूम के थोड़ा बाहर ना राख पड़ा होता है। ऐसा लगता है कि रात को उसने कुछ जलाया है। ये सारी बात मेड ने देबू को बताया था और देबू सुहास का दोस्त है। ये सेम मेड देबू के घर भी काम करती है। मेड का कहना है कि थोड़ा डर तो लगता है, पर अभी आदत हो गई है, पैसा वैसा भी मिल जाता है ठीक ठाक और ज्यादा काम भी नहीं होता, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुहास बोलता है आराधना से कि ये बता कि तुझे उसने अपने घर पर कैसे अलाउ किया, तुझे उसके रूम पर कुछ अलग सा फील नहीं हुआ क्या? तब आराधना बोलती है कि यार उसका ना घर बहुत बड़ा है, एक तो 4 रूम है, 2 रूम में अटैच वॉशरूम है और 2 का वॉशरूम कॉमन है। जो वो दोनों अटैच बाथरूम वाले रूम है उसमें से एक में मीता रहती है और दूसरा वाला रूम लॉक रहता है हमेशा। जिस रूम के साथ कॉमन वॉशरूम है उस एक रूम में मैं रहती हूँ। उस रूम में बेड और गद्दे लगे हुए पहले से, इनफैक्ट उसके घर में लैंडलाइन भी है, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, कभी घर पे बात करना हो तो मैं अपने बड़े पापा को कॉल करके अपने घर पे बात कर सकती हूँ। फ्रिज टीवी सब रखा है उसने, मेड भी आके खाना बना देती है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम लोग भी ये बेकार के बातें बनाना बंद कर दो, ये सब तुम्हारा एकदम फॉल्स इमेजिनेशन और कुछ नहीं। ये अपने दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि भाई मैं बिल्कुल सेफ हूँ मीता के घर पे। और यहीं से असली खेला चालू हो जाता है दोस्त। अब ऐसे ही आराधना को उसके घर पर रहते रहते 2-2.5 वीक बीत जाते हैं। इनके दोस्तों ने दोबारा पूछा कि तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या आराधना यार? तब आराधना ना यहाँ पर एक लाइन बोलती है कि यार सब कुछ तो ठीक है, पर हर फ्राइडे को ना उसकी एक दोस्त आती है उसके कमरे में और आके चली भी जाती है। तब यहाँ इसके दोस्तों ने पूछा कि क्या उसकी कोई दोस्त भी है? उसकी कोई दोस्त कैसे बन सकती है? इसी की तरह खड़ूस है क्या वो भी? थोड़े से कुछ वैसे ठरके टाइप लड़के, तो उन्होंने पूछा कि सुंदर है क्या? इस पर बुआ बोलती हैं कि यार मुझे नहीं पता, मैंने ना आज तक उसको देखा नहीं कभी, बस इतना पता चलता है कि वो आती है और चली जाती है। अब उस दिन जब लंच के बाद मीता क्लासरूम से बाहर गई तो ये वापस अंदर आई ही नहीं। जब कॉलेज की छुट्टी हो गई तो आराधना घर पहुंचती है और ये देखती है कि भाई मीता पहले से आ रखी है और यहाँ पर मीता अपने कमरे के अंदर बैठी हुई है। उसका कमरा पूरी तरीके से लॉक नहीं है, बस ना दरवाजा हल्का सा ऐसे लगा हुआ था। अब इस पॉइंट पर आराधना बोलते बोलते उसके कमरे की तरफ जा रही है कि अरे तू ऐसे पहले कैसे आ गई, मतलब मैं तुझे ढूंढ रही थी पूरे कॉलेज में तो मुझे मिली नहीं, और तुझे पता है सारे लोग ना तेरे बारे में पूछ रहे थे कि तू कैसे रहती है, तेरा घर कैसा है, ये वो। और ऐसे बोलते बोलते आराधना उसके कमरे के अंदर चली जाती है और जाके मीता के बेड पे बैठ गई। अब जैसे ही आराधना उसके बेड पर बैठी, भाई मीता एकदम भड़क के उठती है, बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आके बैठने की? तू कैसे बैठ सकती मेरे बेड के ऊपर? मेरे कमरे में तू घुसी कैसे? ये हम दोनों का कमरा है, यहाँ तू अलाउ नहीं है, घर में और कहीं भी जा पर यहाँ नहीं आएगी तू अंदर आज के बाद। अब ये चीज़ आराधना को बहुत बुरी लगी, वो चुपचाप वापस अपने कमरे में आके रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद मीता आई इसके पास और बोलती है कि देख आरू, तू बहुत अच्छी लड़की है और इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, पर प्लीज़ ये बाउंड्री मेंटेन करना, मेरे कमरे में मत आना कभी। और सॉरी मैंने इतने चिल्ला के बोल दिया तुझसे, किसी का भी कमरे में आना हमें पसंद नहीं है। तभी अनुराधा रोते रोते बोलती है कि हाँ यार सॉरी, मैं भूल गई थी कि ये तेरा ही घर है और तू लैंडलॉर्ड है और मैं टेनेंट। अब मीता यहाँ थोड़ी इमोशनल हो जाती है, वो बोलती है कि यार ये छोड़ना यार, ये सब क्या बात कर रही है, तू नहीं आ सकती मेरे कमरे में, मैं आ जाऊँगी तेरे साथ, बैठ जाऊँगी तेरे रूम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज़ पर अनुराधा रिप्लाई करती है कि ठीक है जैसे तेरी मर्जी, पर ये बता कि ये हम दोनों कौन है? तू तो अकेली ही रहती है ना उस रूम में। अब मीता बोलती है कि अरे मौसमी मेरी दोस्त, मैंने बताया तो था तुझे। अनुराधा बोलती है कि वो फ्राइडे वाली? तो इसने बोला कि हाँ। फिर अनुराधा बोलती है कि यार तूने कभी मिलवाया नहीं मुझे। तो मीता यहाँ जवाब देती है कि यार उसको ना पसंद नहीं है ऐसे किसी से मिलना, वो बहुत गुस्से वाली है। अब इस टाइम पर जिस तरीके से मीता बात कर रही थी, अनुराधा को दिख रहा था कि भाई ये बहुत खुशमिजाज और टॉकेटिव लड़की है,
मतलब ये तो दूसरा ही साइड देख रही थी मीता का इधर। अब इसी तरह उस कमरे में रहते रहते अनुराधा को 3-4 वीक और बीत जाते हैं, पर आज तक वो मौसमी को कभी देख नहीं पाई। मीता अक्सर अनुराधा से बोला करती थी कि यार कल वो आई थी मेरे से मिलने के लिए, हमने लेट नाइट तक बात किया, फिर वो चली गई। अब अनुराधा को भी लगा कि यार मैं ऐसे बार बार बोलूंगी मिलवाने को तो ये फिर से गुस्सा हो जाएगी, तो ये ना कुछ रिएक्ट नहीं करती। ये सोचती है कि भाई जल्दी से मेरा कॉलेज खत्म हो, मैं निकल जाऊं बस। अब एक दिन अनुराधा के पीरियड शुरू हो जाते हैं, इसे बहुत ज़्यादा पेन था, तो इसने डिसाइड किया कि यार मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। और जब सुबह ये अपने कमरे से बाहर निकली तो इसने पाया कि मीता का जो कमरा था उसमें आगे से ताला लगा हुआ है और वो कॉलेज जा रखी है। इसी बीच जो मेड थी वो आ जाती है काम करने के लिए। अनुराधा ने मेड को बोला कि दीदी मुझे थोड़ा पेन हो रहा है, आप गर्म पानी कर दीजिए ना। मेड ने बोला ठीक है। और पानी गर्म करते करते इन्होंने पूछा अनुराधा से कि बेबी जी आपको मैडम के बारे में कुछ अजीब नहीं लगता क्या? मतलब मुझे तो कभी कमरे के अंदर जाने नहीं देती, पता नहीं क्या खजाना छुपा के रखा हुआ है, आप कभी गई हैं कमरे के अंदर? अनुराधा बोलती है कि नहीं मैं तो नहीं गई, ये झूठ बोलती है। फिर मेड ने बोला कि और ये फ्राइडे का क्या चक्कर है, कौन सी फ्रेंड आती है इनकी, मैं तो आज तक देखी नहीं उसको। तब अनुराधा बोलती है कि मैंने भी नहीं देखा है, वो आती है रात को और फिर रात को ही चली जाती है। पर इस पॉइंट पर अनुराधा को अचानक स्ट्राइक हुआ कि यार ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को इतनी रात को भेज देते दूसरे के घर, अगर वो लड़की है तब भी इतनी रात को कौन भेजेगा। पर ये चीज अनुराधा उस मेड को बोलती नहीं है। थोड़ी देर के बाद मेड बोलती है अनुराधा को कि बेबी जी आप ध्यान रखिएगा, कोई लड़की ही है ना जो रात को आती है, कोई ऐसा लड़का तो नहीं आता, और ऐसे कोई लड़का आता है तो किसी दिन आप फंस जाएंगी। और अगले दिन इनके रूम के बाहर ऐसे राख राख क्यों दिखाई देती है? तो अनुराधा ने बोला कि मे बी जो उसकी फ्रेंड आती है स्मोक करती होगी उसके वजह से, और इसने बात को टालने की कोशिश की। मेड ने लाके गर्म पानी दिया और अनुराधा बोलती है कि दीदी एक काम कीजिए ना, मेरे लिए थोड़ा रसगुल्ला लेते आइए, मुझे अभी इस टाइम पर मीठा खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। तब वो मेड ने बोला कि हाँ मुझे अभी मार्केट तो जाना ही है, यहाँ घर के अंदर जो सरसों होता है वो ख़त्म हो गया है, और आपको पता है 3-4 दिन में 1 किलो सरसों ख़त्म हो जाता है। पता नहीं दीदी क्या करती हैं सरसों का, उनको तो खाना भी नहीं बनाना होता, मैं ही आके बनाती हूँ और देखती हूँ कि 2-3 दिन के अंदर पूरा सरसों ख़त्म। दीदी रात में कुछ रसोई बनाती हैं क्या, आपने देखा है? तब अनुराधा यहाँ पर नाम में सर हिला देती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। अब यहाँ पर मेड ऐसे बड़बड़ाते हुए बाहर निकल जाती है कि पता नहीं क्या होता है सरसों, यार मैं तो दोनों टाइम खाना बना देती हूँ फिर भी सरसों ख़त्म हो जाता है। ये जाती है मार्केट और रसगुल्ला खरीद के लेके आती है अनुराधा के लिए। इधर अनुराधा रसगुल्ला खा रही है और मेड उधर अपना खाना बना के वापस चली गई। अब उस दोपहर को अनुराधा ऐसे ही घर के अंदर टहल रही थी तो ये पाती है कि भाई घर के अंदर एक भी भगवान की फोटो नहीं है। तो इसने डिसाइड किया कि यार जब मेरा पीरियड खत्म हो जाएगा तब मैं एक काली जी की फोटो लाके घर के अंदर रखूंगी। अब थोड़ी देर के बाद अनुराधा की नज़र उस लैंडलाइन फ़ोन पर पड़ती है जो मीता के घर पे थी। ये फ़ोन उठा के अपने बड़े पापा को मिला देती है। उनके बड़े पापा ने फ़ोन उठाया तब अनुराधा बोलती है कि पापा थोड़ा माँ को बुला दो, बात करनी है। अब इस पॉइंट पर बड़े पापा ने अपने बहू को अनुराधा के घर भेज दिया कि इसकी मम्मी को बुला लाओ। और जितने देर में वो बुलाने गई उतने देर में बड़े पापा बोलते हैं अनुराधा को कि तू किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है क्या, तू ऐसे कैसे शिफ्ट हो सकती है, हम लोगों को बताया भी नहीं। अब ये लाइन सुन के अनुराधा एकदम शॉक, भाई इसने तो किसी को भी नहीं बताया था अपने घर पे कि ये दूसरी जगह शिफ्ट हुई है, और पिछला 3-4 वीक इतना हेक्टिक था कि अपने घर पर भी फोन नहीं कर पाई थी। तो आखिर इनको पता कैसे चला कि मैं यहाँ दूसरे घर में शिफ्ट हो गई हूँ। अब देखो मीता के पहले वीक के बर्ताव से ही आराधना को समझ में आ चुका था कि ये बहुत गुस्से वाली है, तो उसके प्रेजेंस में कभी भी इसने उस फ़ोन का यूज़ नहीं किया था। आज जब ये कॉलेज जा रखी है मीता, आराधना घर पर अकेले है, तो इसने फ़ोन उठा के मिला दिया अपने घर पे। अब जैसे ही बड़े पापा ने वो लाइन बोली ना, यहाँ पर अनुराधा एकदम थरथराने लगी कि भाई कैसे पता चल गया इनको। ये एकदम ऐसे डरते हुए बोलती है कि बड़े पापा से कि नहीं बड़े पापा मैं तो वहीं पहले ही वाले घर में रह रही हूँ। इस टाइम पर उधर से बड़े पापा ने बोला कि आरू सुन, झूठ मत बोल, तेरे साथ कुछ बहुत ही खराब हो सकता है। तू अभी जिस घर में रहती है ना वहां से नहीं बल्कि किसी दूसरे जगह से कल फोन करना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। अभी तू एकदम अपवित्र है जिसकी वजह से तेरी ऊर्जा काफी कमजोर हो रखी है। अच्छा ले तेरी माँ आ गई, इनसे बात करके बता दे कि तूने कमरा चेंज कर लिया है।
अब आराधना यहाँ पर फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात करती हैं और बताती हैं कि मैंने कमरा चेंज कर लिया है, और ये भी बोला कि मैं अपने दोस्त से ना ये फ़ोन नंबर लेके आपको दे दूंगी ताकि आप इस फ़ोन पर कॉल कर लेना जब भी आपको मेरे से बात करने का मन करे। फिर उसने बोला कि माँ ये बताओ कि बड़े पापा को ये पहले कैसे पता चल गया कि मैंने घर शिफ्ट किया है, मैं तो आप लोगों को बताया भी नहीं था। तब यहाँ उनकी माँ ने बोला कि तेरे बड़े पापा वो ग्राम देवी की पूजा करते हैं ना, और साथ में काली साधना भी करते हैं, तो इनकी देवी से बातचीत होती है जिसके वजह से इनको पता चल जाता है कि भाई क्या हो रहा है इनके घर में। शायद जब ये ध्यान में बैठे थे तभी देवी ने इनको इस बात से अवगत कराया कि तूने कमरा शिफ्ट कर लिया दूसरी जगह। अब फिर आराधना अपने घर के बाकी लोगों के हालचाल के बारे में पूछती है और उसके बाद फ़ोन रख के जाके अपने कमरे में सो गई। जब शाम को आराधना की आँख खुली तब ये देखती है कि मीता इसके कमरे में ही जो चेयर था उस चेयर पर बैठ के एक टक आराधना को देखे जा रही थी। आराधना ऐसे एकदम हड़बड़ा के उठी, बोलती है कि क्या हो गया, तू कब आई और अंदर आई कैसे तू, दरवाजा तो लॉक था। तब मीता यहाँ बोलती है कि मैंने बहुत बार नॉक किया पर तूने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया अंदर से। बहुत देर तक मैं दरवाज़ा पीटते रहे और फिर बाद में जो पीछे वाला दरवाज़ा था उसकी कुंडी लगी हुई थी बस, तो मैंने जाके उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से धक्का दिया तो उसकी कुंडी टूट गई और मैं अंदर आ गई। जब अंदर आई तो मैंने देखा कि तेरे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तभी तो तेरी ठीक है ना अब। आराधना बोलते कि यार सॉरी, मुझे नींद आ गई थी बहुत, मे भी इसकी वजह से मैं नहीं खोल पाई। तब मीता ने बोला कि अच्छा तू ना ज़्यादा दवाई वाई मत खाया कर, मैं तेरे लिए ब्रेड और दूध लेके आई हूँ, और जो कुंडी टूटी है पीछे दरवाजे की वो तो प्लम्बर ला के लगा देगा, पर तू अपने शरीर का ध्यान रख, अपने खाने पीने पे भी थोड़ा ध्यान दे। अब यहाँ अगले 3 दिन तक अनुराधा बुखार की वजह से घर पर ही रही, कॉलेज नहीं जा पाई। चौथे दिन जब ये कॉलेज गई तब सबने देखा कि भाई ये बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इसके दोस्तों ने बोला कि तू उसके साथ रह रही है ना, मीता के साथ, इसकी वजह से हुआ है ये सब। अब 5वें दिन फिर से फ्राइडे था। जब आराधना रात को सोने गई तब मीता इससे पूछती है कि तेरी तबीयत अभी ठीक है ना। आराधना ऐसे सर हिलाती है। फिर मीता ने बोला कि सुन तू ना ज़्यादा हॉर्लिक्स वगैरह पिया कर, तेरे अंदर मुझे खून की कमी लग रही है, इसी वजह से तेरी तबीयत लगातार डाउन होते जा रही है। तो समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ। इस पर अनुराधा मीता की ओर देखते हुए ऐसे सर हिलाती है हाँ में, और अपने कमरे में जाके लेट जाती है। अब उस रात 1:30 बजे के आसपास अचानक से अनुराधा की नींद खुली। ये अपने बेड पर ही लेटी हुई है और इनको किसी के हंसने और बातचीत करने की आवाज़ सुनाई देती है, और थोड़ी ही देर के बाद किसी चीज़ के जलने की बहुत गंदी बदबू इन्हें आने लगी। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था इनके कमरे के बाहर धुआं हुए जा रहा है, और इस टाइम पर अनुराधा को थोड़ी थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अभी अनुराधा इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उसे ये सब पता तो चल रहा था पर ये उठ नहीं पा रही है। वो किसी को आवाज़ दे के बुलाने की कोशिश कर रही थी पर बोल ही नहीं पा रही एकदम। उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई ना इसे पीछे से पकड़ के बैठा है और इसे बोलने से मना कर रहा है। कुछ टाइम के बाद अनुराधा को ऐसा फील हुआ कि कोई इसका गला चोक करने की कोशिश कर रहा है। एकदम छटपटा रही थी पर गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, और थोड़ी देर के बाद ही इसे ना अपने पास मीता की प्रेजेंस फील होती है। इनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है और मीता उसे खींच के वहां से दूर कर रही है। अब इस टाइम पर अनुराधा हिम्मत करके मन के अंदर ही काली माता का नाम लेना स्टार्ट करती है। थोड़ी देर के बाद ये अचानक बेड से नीचे गिर गई, और उसके बाद इनको चीज़ें समझ आने लगी कि भाई मैं कहाँ पर हूँ और क्या हो रहा है मेरे साथ। इनको ऐसा लग रहा था कि अभी तक ये सपना देख रही हैं, पर इन्हें बहुत अच्छे से ये रियलाइज़ हो चुका था कि भाई मीता यहाँ भी खड़ी थी, तो ये सपना तो नहीं हो सकता। पर ये अपने माइंड को ऐसे कन्विंस करती हैं कि यार ये ना सपना ही होगा, कोई बुरा सपना था। इनके बेड के पास जो पानी का जग रखा था ये पानी उठा के पीती हैं और अपने काली माता को थैंक यू बोलती हैं कि थैंक यू बिट्ठू, तुमने मुझे बचा लिया। और ये बोलने के बाद अनुराधा अपने कमरे से बाहर निकल के मीता के कमरे की तरफ जाने लगती हैं, उसको बताने के लिए कि अभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। यहाँ जब अनुराधा अपने कमरे से निकलकर मीता के कमरे की तरफ जा रही थी तब भाईस ने देखा कि मीता के कमरे से ऐसे एकदम धुआं सा निकल रहा है और एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। इसके साथ अनुराधा को सुनाई दिया कि भाई मीता के कमरे के अंदर ना कुछ मंत्र की चैंटिंग चल रही है। अनुराधा को यहाँ बहुत ज़्यादा डर लगा पर ये खुद को रोक नहीं पा रही थी। ये मीता के कमरे के पास जाके जो की होल होता है उससे देखने की कोशिश करती है, और भाई इसने देखा
कि मीता अपने बेड पर बैठ के सामने उसने गमला रखा हुआ है और उस गमले में आग लगा के उसके अंदर सरसों फेंके जा रही थी। फिर इसने देखा कि गमले के दूसरी साइड पर कोई लेटा हुआ है। जब इसने एकदम ध्यान से देखा ना तो पाया कि भाई जो वो बॉडी लेटी हुई है वो भी मीता ही है। अब इससे पहले कि आराधना कुछ भी समझ पाती, जो गमले के सामने बैठकर मीता सरसों फेंक रही थी वो अचानक से एक काले साया में बदल जाती है और वो काला साया जो सामने मीता लेटी हुई थी उसको जाके सूंघने लगता है सर से पांव तक। अब ये देख के आराधना को इतना ज्यादा डर लग गया कि भाई इसने वहीं पर सुसु कर दिया और फिर सीधा भाग के अपने कमरे के अंदर जाके कुंडी लगा लेती है। कुंडी लगा के लगातार काली मंत्र का उच्चारण कर रही थी और थोड़ी देर के बाद इनको एक बहुत तेज चीख सुनाई देती है और उसके बाद सब एकदम शांत हो गया। उस चीख के कुछ सेकंड के बाद इन्हें लगता है कि कोई इनके कमरे के बिल्कुल पास आ रहा है और जब एकदम अनुराधा के दरवाजे के पास आके खड़ा हो गया तब अनुराधा को लगा कि किसी ने वो जो कोई भी खड़ा था ना उसको पीछे की तरफ फेंक दिया, मतलब एक तरीके से अनुराधा से दूर कर दिया उस एंटिटी को। अब अगले दिन अनुराधा ने तब तक अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला जब तक उनकी मेड नहीं आ गई। मेड के आने के बाद अब इन्हें थोड़ी एम्बैरेसमेंट भी हो रही थी कि इन्होंने अपने अंदर ही मतलब यूरिनेट कर दिया था। अब उस दिन जैसे ही मेड ने इनके घर का डोर नॉक किया ये सीधा अपने कमरे से बाहर निकल के पहले जाके गेट खोलती है और फिर अपना कपड़ा लेके सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। और जब ये बाहर आई तब इन्होंने देखा कि भाई मेड ऐसे अपना लगातार बड़बड़ा रही कि यार पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया, ऐसे रूम में पता नहीं क्या क्या जला के रखते हैं, ऐसी बदबू आती है गंदी सी। अभी इस टाइम पर मीता का कमरा अंदर से लॉक था। अब यहाँ पर मेड अनुराधा से कुछ पूछना चाहती थी पर अनुराधा किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थी। ये बस जल्दी से जल्दी घर से निकल के कॉलेज जाना चाहती थी और इन्होंने किया भी वैसे ही। ये अपने मेड को पूरी तरीके से इग्नोर करके सीधा कॉलेज पहुंचती है और क्लासरूम के अंदर जाके ये एक बेंच पे बैठ जाती है। थोड़े टाइम के बाद इनके दोस्तों ने देखा कि अनुराधा बेंच पर अपना सर ऐसे नीचे करके बैठी हुई है। अब जब इन लोगों ने अनुराधा को जाके ऐसे जगाने की कोशिश की तब अनुराधा पहले अपना आँख खोलती है और सबकी तरफ एक नज़र देखने के बाद वहीं पर उल्टी कर देती है और उल्टी करने के बाद एकदम सेंसलेस होके वहीं ज़मीन पे गिर जाती है। अब इनके दोस्तों ने अनुराधा को हॉस्पिटल में एडमिट किया और हॉस्पिटल से ही इनके घर पर फोन होता है। पर भाई उस टाइम पर बाड़ीपाड़ा से भुवनेश्वर आने में काफ़ी टाइम लगता था और सेम डे पहुंचना पॉसिबल नहीं था इनके लिए। जैसे इनके बड़े पापा को फ़ोन हुआ उनके बड़े पापा भुवनेश्वर के पास एक जगह है अंगुल में इनके बड़े पापा के साले रहते थे। इन्होंने अपने साले को बोला कि आप तुरंत भुवनेश्वर पहुंचिए, इस हॉस्पिटल में अनुराधा एडमिट है। और फिर उसके बाद इन्होंने अनुराधा के पापा और बाकी लोगों को बताया कि हम लोग को तुरंत आरू के पास चलना पड़ेगा, बहुत कम टाइम है, तुरंत चलो। अब इन लोगों ने अपने गांव के पास से एक कार का जुगाड़ किया और कार में बैठ के ये सब भुवनेश्वर के लिए निकल जाते हैं। अब हॉस्पिटल के अंदर जब अनुराधा को होश आया तब ये देखती हैं कि इसके पास जयंती, सुहास, बड़े पापा के साले और उनकी वाइफ खड़े हैं। इन लोगों ने पूछा कि क्या हो गया तुम्हें, पर अनुराधा को जवाब नहीं देती। ये बोलने के सेंस में ही नहीं थी। यहाँ डॉक्टर बोल रहे थे कि इनके बॉडी में बहुत कम हेमोग्लोबिन है और खून तो ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं शरीर के अंदर। इनको कुछ दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा और इनके खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम कीजिए आप लोग। शरीर में खून बनना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद जब अनुराधा के फैमिली वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो इन्होंने डॉक्टर से बात करके ये डिसाइड किया कि भाई ये लोग अनुराधा को लेके वापस बारीपाड़ा जाएंगे। ठीक, ये लोग यहीं काम करते हैं। और यहाँ पर जो अनुराधा के पापा थे इन्होंने सबको बोल रखा था कि देखो डॉक्टर ने ज़्यादा ऐसे प्रेशर देने को मना किया तो तुम लोग ज़्यादा कुछ पूछना मत, इसको आराम करने दो बस। अभी अगले दिन अनुराधा के जो बड़े पापा थे इन्होंने किसी को झाड़ फूक के लिए बुला रखा था। घर में थोड़ा बहुत पूजा भी करवाया गया और झाड़ फूक करने के बाद पंडित ने इनको एक लॉकेट दिया। लिप्सा लिखती हैं कि बुआ ने जैसे ही वो लॉकेट पहना अंदर, इनको ऐसा फील हुआ कि कोई बहुत भारी चीज इनके शरीर से बाहर निकल गई है। इनको काफी बेहतर महसूस हो रहा था पहले से। 8 दिन के बाद जब अनुराधा पूरी तरीके से ठीक हो गई तब ये लोग इनको वापस भुवनेश्वर लेके आते हैं और इस बार जो बड़े पापा थे इनके वो बोलते हैं अनुराधा को कि सुनो, मेरा जो साला है इनके एक दोस्त का घर है तुम्हारे कॉलेज के आसपास ही, तुम आज से वहीं पे रहोगी। जहाँ तुमने अभी कमरा चेंज किया था ना मीता वाले घर पे, वहाँ पर तुम नहीं रहोगे अब। ये सुनकर अनुराधा बोलती है कि पर बड़े पापा मेरा सामान वगैरह पड़ा हुआ है मीता के घर पे,
तब बड़े पापा ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सामान मैं अपने साले के साथ जाके पहले ही ला चुका हूँ। तुम्हारे फ्रेंड से हमने उस घर के एड्रेस का पता लगा लिया था और जब हम उसके घर पर पहुंचे सामान लाने तो उसकी दादी थी वहाँ पर। उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। अनुराधा बोलती कि दादी कहाँ से आ गई यार, आज तक तो मैंने देखा नहीं दादी को। पर अनुराधा ने यहाँ पर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि भाई ऐसी ही बात इतनी बिगड़ी हुई है। इससे बस ये लग रहा था कि चलो मैं अभी बहुत फ्री फील कर रही हूँ। ये अपने कॉलेज में जाती हैं। जब कॉलेज पहुँची तो इसके सारे दोस्तों ने पूछा अनुराधा से कि क्या हो गया तेरी तबीयत को, अभी तू ठीक है ना। अनुराधा सब कुछ बताती कि हाँ मैं अब ठीक हूँ। धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई। अनुराधा कॉलेज आने लगी, अपना पढ़ाई करने लगी ठीक से। पर इसे ना मीता कहीं दिखाई नहीं दी उस दिन के बाद। अब वो क्यों नहीं आ रही थी इस टाइम पर, वो कहाँ है, ये किसी को भी नहीं पता था। मीता ने बहुत बार अपने दोस्तों से पूछने की कोशिश की पर किसी को कोई आइडिया ही नहीं। उसने इनफैक्ट सुहास को भी बोला कि भाई तेरा जो दोस्त था जिसके घर वो मीता की मेड काम करती थी उससे एक बार पता लगाना। पर सुहास ने एकदम साफ साफ मना कर दिया कि हमें उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। अब कुछ दिन के बाद अनुराधा को पता चलता है कि जिस दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी उस दिन मीता भी बहुत लेट आई थी कॉलेज के अंदर। पर आज मीता को बहुत ज़्यादा फीवर था, एकदम वीक लग रही थी। तो जो इनके सर थे उन्होंने मीता को फर्स्ट एड दिया, दवाई वगैरह दी और इन्हें घर भेज दिया कि आज तुम छुट्टी कर लो। अनुराधा को पता चलता है कि उस दिन के बाद से ही मीता कभी कॉलेज नहीं आई दोबारा। अभी कुछ दिन पहले ही मीता के गार्जियन कॉलेज आके जो भी इसका डॉक्यूमेंट सबमिट था वो सब लेके चले गए। पर मीता का अभी भी कोई आता पता नहीं है। अब ऐसे अनुराधा को अपनी लाइफ रिस्टार्ट किए हुए 2.5 महीने बीत चुके थे और इसी बीच एक दिन अनुराधा की मुलाकात होती है मीता की मेड से। ये दोनों मार्केट में मिलते हैं। तब अनुराधा पूछती है कि अरे दीदी वो मीता कहाँ है, उसकी कोई खोज खबर ही नहीं। तब उस मेड ने बताया कि मीता की दिमागी हालत ख़राब होने की वजह से उसे मेंटल असाइलम में एडमिट करवा दिया है उसके घर वालों ने। अब उस घर में उसकी नानी रहती है। अनुराधा को सुन के बहुत शौक लगा पर इन्हें एकदम सख्त हिदायत थी कि भाई ये उस घर में दोबारा नहीं जाएंगे। कुछ टाइम के बाद इनका कॉलेज खत्म होता है और कॉलेज खत्म करके ये वापस बारीपाड़ा आ गई। अब बारीपाड़ा आने के कुछ महीने के बाद अनुराधा को 4 दिन के लिए भुवनेश्वर आना था अपनी दोस्त जयंती की शादी अटेंड करने। पर यहाँ अनुराधा के घर वाले एकदम मूड में नहीं थे कि भाई इसे अकेले छोड़े। पर अनुराधा यहाँ एकदम कन्विंस करती है कि अरे अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, सब नॉर्मल है, मुझे जाने दीजिए ना, दोस्त की शादी, आप क्यों इतना रोक टोक कर रहे हैं, मुझे अभी अपने कॉलेज से मार्कशीट और CLC भी लेना है, वो सब भी काम निपटा लूंगी मैं। तब इसके घर वाले मान जाते हैं कि ठीक है चलो जाओ। पर जाने से पहले इन्होंने जयंती को कॉल किया और बोला कि तुम अनुराधा को और कहीं भी नहीं जाने दोगे। जयंती बोलती है कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, शादी अटेंड करेगी और शादी अटेंड करके सीधा बारीपाड़ा जाएगी। अब अनुराधा भुवनेश्वर आके अपने दोस्त की शादी अटेंड करती है। उसके बाद अगले दिन ये कॉलेज भी गई अपना मार्कशीट कलेक्ट करने। अब मार्कशीट कलेक्ट करने ये गई थी अपने दोस्त निरुपमा के साथ। अब सुनो भाई क्या होता है। मार्कशीट लेने के बाद ये ना निरुपमा को एकदम जिद करने लगे कि यार चलना एक बार लास्ट टाइम बस मीता के घर से होके आते हैं, प्लीज थोड़ा सा पता चले यार क्या हुआ था उसके साथ। अब यहाँ अनुराधा के बहुत प्रेशर बनाने पे निरुपमा रेडी हो जाती है कि यार ठीक है चल। और जब ये लोग मीता के घर पहुंचे तो ये देखते हैं कि भाई उसके घर पे एक बूढ़ी औरत और एक लड़की है। इन लोगों ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब उन्होंने बोला कि मैं मीता की नानी हूँ और ये उसकी बहन है। फिर उन्होंने पूछा कि मीता की तबीयत कैसी है, वो मतलब रिकवर हो रही कि नहीं ठीक से। तब नानी बोलती है कि अभी 1 महीने पहले ही मीता की उस असाइलम में डेथ हो गई हार्ट अटैक के कारण। अब ये सुन के दोनों एकदम शॉक, इनके अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि अचानक ये सब कैसे हो गया, आप थोड़ा बताइए पूरा डिटेल में। तब उनकी नानी एक बहुत डार्क चीज़ रिवील करती है। नानी बताती हैं कि मीता बचपन में एकदम नॉर्मल थी और जब वो 10 से 11 साल की थी ना, तब मीता जी के चाचा के बेटे और उसके एक फ्रेंड ने मीता के साथ घर के पीछे रेप अटेम्प्ट किया। मीता उस समय एकदम सेंसलेस हो गई थी और उस चाचा के बेटे और उसके दोस्त को लगा कि शायद ये मर गई है, तो इसे वहीं पर छोड़ के वहां से वो लोग भाग गए। बाद में बहुत ढूंढने पर इसके घर वालों को मीता अपने घर के पीछे जो गार्डन वाला एरिया था उसमें पड़ी हुई मिली। अब जब ये बात सबको पता चली कि भाई चाचा के बेटे और उसके दोस्त ने ये सब कांड किया है, ये लोग फिर मीता को लेके सीधा डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। और फिर जब इनको पता चला कि भाई चाचा के बेटे और उसके दोस्त ने ऐसा ऐसा कांड किया है, तब इन लोगों ने डॉक्टर को पैसा देके उस पर प्रेशर बना के एकदम केस को दबाने की कोशिश की कि भाई इस चीज को अब बस बाहर मत आने दीजिएगा, हमारी इज्जत का सवाल है। पर उस दिन के बाद से ही ना मीता एकदम चिड़चिड़ी रहने लगी,
एकदम चुपचाप गुमसुम होके बैठी रहती। वो स्कूल में जाती तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं करती। लगातार स्कूल से कंप्लेन आने लगे कि भाई आपकी बेटी एकदम गुमसुम रहती है, क्या हुआ है, कोई दिक्कत है क्या इसे। पर घर वाले तो ये रिवील ही नहीं करना चाहते थे। अब धीरे धीरे टाइम के साथ मीता की मेंटल कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगी। ये अनएक्सपेक्टेडली रिएक्ट करने लगी। कभी कोई से बात करने जाता तो अपने डॉल और कपड़े उठा के उसके ऊपर फेंक देती और बहुत पागलों जैसे मतलब उसका पूरा बर्ताव हो चुका था। अब इस टाइम पर मीता के घर वालों ने उसे एक आश्रम स्कूल में एडमिट करवा दिया। जो इसकी नानी थी, इन्होंने अपोज किया था कि आप लोग मीता को ऐसे अपने से दूर मत कीजिए इस टाइम पे, पर इसके घर वाले माने नहीं। 6 साल तक मीता उसी आश्रम स्कूल में रही, पर वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी, ना अपने पेरेंट्स से, ना दोस्तों से, किसी से नहीं। सिर्फ जब इसकी नानी जाती थी मीता से मिलने और इसकी छोटी बहन राधा जो अभी नानी माँ के साथ है, बस इन दोनों से ही मीता मिला करती। उस आश्रम स्कूल में मीता की एक दोस्त बनती है कविता। जब भी नानी और राधा जाती मीता से मिलने तो मीता कविता से भी उनको मिलवाती थी कि ये मेरी अच्छी दोस्त है। पर एक दफ़ा जब नानी इससे मिलने गई मीता से, तब इनको पता चलता है कि जो इनकी दोस्त थी कविता, उसकी मलेरिया से डेथ हो चुकी है। पर वहाँ मीता के बाकी क्लासमेट और जो भी वहाँ पे केयर टेकर थे, उन लोगों ने बोला नानी को कि ये पता है बार बार बस ऐसे बोलती है कि अरे कविता भी जिंदा है, तो मेरे साथ ही रहती है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सबके सामने उसको लेके आऊँगी, वो जिंदा है। फिर उन लोगों ने नानी से बोला कि अब तो इतना ज़्यादा इसका हो गया है कि बच्चे भी इससे बातचीत करना नहीं चाहते, एकदम परेशान हो चुके हैं हम लोग, तो बेटर ये है कि आप लोग मीता को लेके वापस घर चले जाइए। नानी यहाँ पर मीता को समझाती है कि बेटा ऐसे नहीं करते, बहुत प्यार से इसको ये करती है। तो मीता बोलती है कि ठीक है मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। मीता को समझाने के बाद नानी घर आ जाती हैं। अब उसी आश्रम में रहकर मीता अपना 10th क्लास पास करती है। 10th का एग्जाम देने के बाद ये वापस अपने घर आ गई। अब घर आने के बाद जिस दिन इनका 11th में एडमिशन होने वाला था, उससे 4 दिन पहले तक मीता गायब रही घर से। अब इसके घर वाले सारे परेशान हो गए कि भाई कहाँ चली गई, पर किसी ने भी अपने किसी रिलेटिव या कहीं पुलिस वगैरह कहीं किसी को फ़ोन नहीं किया कि भाई पहले ही मीता के साथ ऐसा ऐसा हो रखा है, अब हम ऐसा अगर ऐसे फ़ोन करेंगे तो मे भी जो गड़े मुर्दे थे वो बाहर ना निकल आए और फालतू में हम लोग की बदनामी भी होगी। अब 5वें दिन मीता खुद अपने घर वापस आ गई। सबने पूछा कि कहाँ चली गई थी, तो इसने कुछ नहीं बताया, बस एक लाइन बोले थे कि बस मुझे ना एक बॉडी की ज़रूरत है, मैं कविता को सबके सामने लेकर आऊंगी, बस एक बॉडी चाहिए बस। यहाँ मीता की अजीबोगरीब चीज़ें लगातार 2 साल तक चलती रही। 11th 12th वहीं घर पर ही रह के इन्होंने पास के एक स्कूल में एडमिशन करवा रखा था, पर उस पूरे 2 साल मीता ऐसी ही अजीब अजीब चीज़ें करती रहती थी। अब इन सब चीज़ों से एकदम परेशान होकर मीता के घर वालों ने उसे इतनी दूर भेजा था पढ़ाई करने के लिए। हम लोग का यहाँ भुवनेश्वर में पहले से एक घर था, तो हमने सोचा था कि मीता वहीं पर रहकर पढ़ाई कर लेगी और शायद घर से थोड़ा दूर रहेगी तो इसका मेंटल स्टेट भी ठीक होगा, इसलिए कोई भी इसके पास आके रहता नहीं था। सबने इसे अकेले छोड़ दिया था, अपना टाइम दे रखा था कि तू बस कैसे भी करके ठीक हो जा। अब जब उस दिन मीता को, जो इसका लास्ट डे था कॉलेज में, मैंने बताया था कि फर्स्ट एड दे के घर भेज दिया था, तब घर पर भी इसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और तब मैं और राधा यहाँ पर आ गए, मतलब नानी और राधा उसकी देखरेख करने के लिए आ गए। मीता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब इन लोगों ने मीता को हॉस्पिटल में एडमिट किया और हॉस्पिटल से वापस लाने के बाद मीता की मेंटल स्टेट एकदम ख़राब हो चुकी थी। वो बार बार बस एक ही लाइन बोलती कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, अगर मैं उसका जिद पूरा नहीं करूँगी तो वो मार देगी मेरे को, मेरी जान ले लेगी, मुझे उसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। अब ये चीज नानी अनुराधा और निरुपमा को बता रही है। फिर नानी बताती है कि मीता जो कुछ भी बोल रही थी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे, पर जब आपके बड़े पापा घर पर आए सामान लेने के लिए, तब उन्होंने घर की एनर्जी देखकर यहाँ पर कुछ तंत्र साधना की और उन्होंने मुझे बताया कि मीता के साथ जो आत्मा रहती है वो बहुत डेस्परेट होके एक बॉडी की तलाश में है, वो एक ना एक जान लेकर ही मानेगी, जल्दी किसी की डेथ होगी यहाँ पर। ये स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मतलब हमारे बस के बाहर की चीज़ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इसके बाद से ही नानी ने मीता को असाइलम भेजा, जहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। ये सारी बात सुनकर अनुराधा और निरुपमा एकदम ब्लैकआउट हो जाते हैं। अनुराधा चुपचाप वापस अपने घर आती है और फिर उसके बाद से कभी भी इन लोगों ने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया किसी से भी। लिप्सा लिखती हैं कि मेरी बुआ की इसी साल हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई है, पर मरने से पहले उन्होंने सारी घटना मुझे बताई, जो मैं आपको ईमेल करके भेज रही हूँ। भाई ये थी पूरी कहानी और मतलब ऐसी स्टोरी मैंने अभी तक चैनल पे सुनाई नहीं थी यार। क्या फील हो रहा है आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
अगर आपके जानने पे ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।